लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक और पूरा वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं यदि तो सीक्वेंस वाइज देखिए, पहले मोशन पढ़ाए हैं उसके बाद ग्रेविटेशन, तो उसी सीक्वेंस में आप देखिए तो पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि क्या आप कभी सोचे हैं कि जब हम अर्थ पे हैं और जब उछलते हैं तो वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं, जब सेब पेड़ से टूटती है तो पृथ्वी पर गिर जाता है, क्यों ऐसा होता है? एक चीज और आप देखे होंगे कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री, उन लोग तो नीचे नहीं गिरते पृथ्वी पर। आप अंतरिक्ष यात्री को देखे होंगे अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं। तो ये सभी जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी हुई है। तो देखते हैं कि क्या है ये गुरुत्वाकर्षण। चलिए देखिए, गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो सबसे पहले जो है न्यूटन ने इसके बारे में बताया था। इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से गुरुत्वाकर्षण को डिफाइन किया। वैसे एक भारतीय वैज्ञानिक हैं ब्रह्मगुप्त, न्यूटन से काफी पहले, ये गुप्त काल के थे। इन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है, लेकिन इन्होंने कुछ वैज्ञानिक तरीके से या गणितीय निरूपण नहीं कर पाए, इसलिए इन्हें मान्यता नहीं मिला। मान्यता मिला किन्हें? न्यूटन को। तो हम लोग इन्हीं का स्टेटमेंट पढ़ेंगे जो न्यूटन द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब इन्होंने जो नियम दिया गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन ने, उसके अनुसार क्या है कि इस ब्रह्मांड की कोई भी दो वस्तु, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं उसमें कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यही जो आकर्षण बल है वही कहलाता है क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी यदि दो ऑब्जेक्ट हो तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है, यही आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ध्यान रखिएगा कि इस दो वस्तु में से कोई भी यदि एक पृथ्वी हो जाए, मान लिया जाए ये आपका अर्थ है, और दूसरा कोई भी वस्तु हो जाए, ये मान लिया जाए सेब है, ऊपर से गिरा, तो यदि दो वस्तु में से यदि कोई भी एक अर्थ हो जाए तब ऐसी स्थिति में गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्व मतलब इंग्लिश में से कहेंगे ग्रेविटी। समझ रहे? दो में से कोई भी एक अर्थ हो जाए तो ग्रेविटी कहेंगे। वैसे अर्थ का होना जरूरी नहीं, अर्थ रहे तो हम इसे ग्रेविटी कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो आपका बल है, इस बल का परिमाण कितना होता है। ये मान लिया जाए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है। मास कहने का मतलब कितना केजी है। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास m2 है, और दोनों के बीच की दूरी मान लिया जाए r है। तो गुरुत्वाकर्षण बल F जो होगा कितना होगा? न्यूटन ने बताया कि ये गुरुत्वाकर्षण बल F इन दोनों के मास पे और दूरी पे डिपेंड करेगा। और इन्होंने कहा कि जो मास है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ रहे हैं? तो इनवर्सली होने पर नीचे लिखते हैं और इस तरह का यहाँ पर लिख दिए। इसका मतलब कि मास यदि अधिक होगा तो फोर्स अधिक होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है कि ये अधिक होने से ये फोर्स अधिक हो जाएगा, कम हो तो फोर्स कम हो जाएगा। और इसके साथ क्या होगा? इनवर्सली का मतलब क्या होता है? ये यदि बढ़ा तो ये जो है वो घट जाएगा, ये यदि बढ़ा तो ये क्या होगा? घट जाएगा। उल्टा रिलेशन में यही होता है, बढ़ेगा तो घटेगा। समझ रहे हैं? मतलब दूरी यदि बढ़ता जाएगा तो आपका फोर्स का वैल्यू जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर यदि इसको हम बराबर करना चाहते हैं, बराबर, तो बराबर करने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट डालना पड़ता है, स्थिरांक। ये कांस्टेंट क्या होता है? जिस तरह से आप रेशियो पढ़ते हैं तो आप रेशियो को हटाने के लिए x मान लेते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ भी जो है हमें एक कांस्टेंट लेना होता है। तो यहाँ पर जो हम कांस्टेंट लेते हैं वो कैपिटल G, कैपिटल G, स्मॉल g नहीं, कैपिटल G, m1 m2 बटा r स्क्वायर, कैपिटल G। इस कैपिटल G को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है, G का जो वैल्यू होता है, क्योंकि ये स्थिरांक है तो इसका कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। और दूसरी बात, कांस्टेंट है मतलब ये कभी चेंज नहीं होगा, ये बदलेगा नहीं। कांस्टेंट का मतलब वही है कि G का वैल्यू हमेशा 6.673 इंटू 10⁻11 ही होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि कांस्टेंट है ये। अब यहां पर देखेंगे हम लोग कि इस G का जो है मात्रक क्या होना चाहिए।
यहां से देखिए यदि हम लोग जी लिखना चाहते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा। यदि केवल जी लिखना है तो इस दोनों को इस तरफ लाएंगे, आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, m1 m2 नीचे। अब देखिए जी का मात्रक क्या होगा, फोर्स इसका मात्रक न्यूटन होता है, यार दूरी है, दूरी को मीटर में मापते हैं, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मास 2 बार है, मास इंटू मास, तो मास को केजी में लिखते हैं तो केजी गुना केजी क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। तो ये होगा जी का आपका क्या मात्रक। ठीक है, तो यदि पूरा कोई पूछे तो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 और हम मात्रक क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ रहे, ऐसे पर का मतलब ये केजी डिवाइड में ही है, डिवाइड में हो तो उसको पर लिख देते हैं। तो ये सारा याद रखना होगा आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो एकदम कंठस्थ होना जरूरी है। अब यहां पर देखिए कि हम ये जो लिखे कैपिटल जी का वैल्यू, ये कैपिटल जी का वैल्यू न्यूटन ने नहीं बल्कि बाद में एक वैज्ञानिक आए हेनरी क्वेंडिस, इन्होंने दिया था। हेनरी क्वेंडिस ने ही हाइड्रोजन गैस की भी खोज की थी। तो 2 चीज याद रखना है, एक ये जो जी का वैल्यू है ये हेनरी क्वेंडिस ने निकाला पहली बार, और हाइड्रोजन गैस की खोज भी इन्होंने ही की थी, हेनरी क्वेंडिस ने की थी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका नेचर कैसा होता है, इसकी प्रकृति कैसे होती है। तो पहला बात कि ये जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, दैट मीन्स 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। आप देखिए अर्थ यहाँ है, सन कहाँ है, मून कहाँ है, लेकिन लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, कांटेक्ट जरूरी नहीं है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है ये। अगली बात कि ये जो फोर्स है वो लंबी दूरी तक काम करता है, तो ये लॉन्ग रेंज का फोर्स है, हिंदी में कहेंगे दीर्घप्रास। तो ये दीर्घप्रास का बल है, ठीक है। लेकिन जो बल का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो बहुत ही कम होता है। बल का जो परिमाण है वो बहुत ही कम होता है, और ये पूरे यूनिवर्स में सबसे कमजोर बल है, सबसे कमजोर बल है। आपको यदि खींच के कोई थप्पड़ लगा दे तो देखिए तुरंत पता चल जाता है, वहां भी फोर्स ही लगता है। लेकिन सोचिए क्या आप फील किए कभी कि अर्थ आपको खींच रहा है या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आपको खींच रहा है? नहीं, क्योंकि बल का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो बहुत कम है, इतना कम है कि नॉर्मली हम महसूस नहीं कर पाते। तो ये सभी हो गए, ये सारा चीज काम आएगा आपके एग्जाम में। अब इसका महत्व क्या है, देखिए इस गुरुत्वाकर्षण बल का क्या इंपॉर्टेंस है। तो बहुत इंपॉर्टेंस है। इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम सभी पृथ्वी से बंधे रहते हैं। क्यों? पृथ्वी खींच लेती है हमें बांधे रखती है पृथ्वी से। इसके अलावा जो हवा है, वायुमंडल जो गैस है, उसको भी पृथ्वी से बांधे रखता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी के कारण जो है वो हवाएं बंधी रहती है और हम लोग भी बंधे रहते हैं। यदि ये अर्थ का आकर्षण बल नहीं होता तो सारी हवाएं एकदम कहां कहां चली जाती, गायब हो जाती, और हम लोग भी उसी तरह से उड़ने लगते जिस तरह से अंतरिक्ष यात्री उड़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री देखते होंगे तैरते हैं। रीजन है कि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, क्योंकि अर्थ से काफी दूर है ना उन लोग, तो दूरी बढ़ने से तो फोर्स कम हो जाता है। अभी हम लोग तुरंत देखें यहाँ पे, ठीक है। तो यदि नहीं रहता ना तो हम लोग भी उसी तरह से उड़ते। और आप देखे होंगे कि गुड़िया या पतंग वगैरह देखते कैसे उड़ने लगता है, क्योंकि उसको पृथ्वी बांध के नहीं रख पाता। अभी वो समझ में आएगा क्यों होगा। सो यहीं पर हम लोग जान लें यदि, तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि अर्थ हमें खींच के रखती है, बांध के रखती है। अर्थ जब हमें खींचती है तो उसी के कारण हमें अपना भार महसूस होता है, उसी के कारण हमें अपना क्या महसूस होता है, भार महसूस होता है, वेट महसूस होता है। इस भार के कारण ही हम लोग बंधे रह जाते हैं। जैसे आप टेबल पे कोई भारी वस्तु रखिए तो देखिए रह जाएगा, लेकिन कोई एकदम हल्का रखिए तो देखिए टेबल से उड़ने लगता है। समझ रहे? तो पृथ्वी खींच रही है, इसलिए हमारा भार है, और उस कारण हम लोग पृथ्वी से बंधे रहते हैं। यदि हमारा भार बहुत कम होता तो हम लोग हो सकता है पतंग की तरह उड़ते रहते, जिस तरह से अंतरिक्ष यात्री तैरते हैं। समझ गए होंगे? दिक्कत हो तो कमेंट करिए। इसके अलावा इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो है वो सन के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, जैसे अर्थ हो या फिर बाकी हो, बुध हो, बृहस्पति हो, जुपिटर, कुछ भी हो,
तो जो सभी ग्रह प्लेनेट जो चक्कर लगा रहे एक निश्चित पथ पे, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव है। सन और ये जो ग्रहों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वही उसको बांधे रखता है, एक निश्चित पथ में बनाए रखता है। यदि वो नहीं रहता गुरुत्वाकर्षण बल तो हो सकता है ये भटक जाता, कहां ना कहां चला जाता। ठीक है, इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो है वो पृथ्वी पर जो समुद्र है, पानी, वहां पे ज्वार भाटा आता है। किसका? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो मून और सन का और मून का। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन दोनों में ज्यादा किसका प्रभाव पड़ेगा? तो मून का। क्यों? क्योंकि मून नजदीक है, तो नजदीक होने से मून के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। ठीक है, चलिए ज्वार भाटा समझ रहे हैं ना? टाइड, पानी का ऊपर उठ जाना नीचे उतरना, वही ज्वार भाटा कहलाता है। अब यहां से क्वेश्चन यदि पूछा न्यूमेरिकल तो आप जवाब दे दीजिएगा। जैसे एक दो क्वेश्चन है, मान लिया जाए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास 2 kg है, और ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास 3 kg है। ये कोई भी दो वस्तु हो सकता है इस ब्रह्मांड की, और इसके बीच की दूरी मान लिया जाए 10 मीटर है। तो कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इन दोनों के बीच? ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। m1 m2 बटा r²। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आजकल हर एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पर लिखिए 6.673 इंटू 10⁻⁻11। मास कितना है? एक का 2 kg, एक का 3 kg, और बटे r बने दूरी का स्क्वायर मैंने 10 का स्क्वायर। तो यहाँ जब इसे आप सॉल्व करेंगे 673 10⁻⁻11 6 और ये 10 का स्क्वायर करिएगा तो हो गया 100। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, मैथ का कैलकुलेशन है। जिन्हें नहीं आता है हम सॉल्व कर दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए यदि आपको मैथ नहीं आता है तो दिक्कत होगा। और फिजिक्स की बात है तो इस तरह से छोटा छोटा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा आपको। देखिए हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये 10 का पावर जो -11 है ना, उसको बट्टे में ले आइए तो पावर माइनस जो है वो खत्म हो जाता है। बट्टे में ले आने से जो पावर माइनस है वो खत्म हो जाएगा। और 100 पहले से है, देख रहे होंगे। चलिए इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं? कितना का स्क्वायर? 10 का स्क्वायर मैंने 10 पे पावर 2 मैंने 0 है। अब इसको और क्या लिख सकते हैं? तो 6.673 इंटू 6, और ये देखिए कि 10 का पावर 11 और यहाँ पे 2, तो गुना में ये जुड़ जाता है, मैथ का कॉन्सेप्ट है। तो 11 और 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10 का पावर 13। और इसको यदि ऊपर में लिखेंगे तो पावर जो है हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको 6 से गुना भी कर सकते हैं, जैसा ऑप्शन रहेगा। अब रेशियो बेस्ड क्वेश्चन यदि रहा तो वहां जी का वैल्यू लेना जरूरी नहीं होगा। रेशियो बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछेगा? जैसे बोलेगा कि ये दो ऑब्जेक्ट है और इसका मास है m1 m2, वैसे लिखेगा नहीं मास है m1 m2, केवल बोलेगा दो ऑब्जेक्ट का कुछ मास है। अब बोलेगा कि यदि मास को हम डबल कर देते हैं, 2m1 कर देते हैं और इसको 2m2 कर देते हैं, तो इस कंडीशन में गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या परिवर्तन आएगा, कितना बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे बनेंगे। रेशियो से बनाना पड़ेगा, आपको रेशियो आना चाहिए। देखिए इस कंडीशन में क्या होगा गुरुत्वाकर्षण बल, जस्ट इमेजिन इस कंडीशन में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि F जो है वो G m1 m2 बट्टा क्या होता है r²। तो यहां पर लिखते हैं G m1 m2 बट्टा r²। ठीक है, फोर्स का वैल्यू इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में देखिए G यहां मास लेना है 2m1 इंटू 2m2 बट्टा r²। देखिए जी कट गया। तो ऐसे क्वेश्चन में जी लिखना जरूरी नहीं होगा। जहां पे बोला जा रहा हो डबल किया जाता है, हाफ किया जाता है, तो वहां जी जरूरत नहीं है क्योंकि कट जाएगा। और ये दूरी भी लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि दूरी में तो कुछ किया ही नहीं था, जो भी किया था वो मास में किया था। वैसे लिख दे तो दिक्कत भी नहीं है। अब देखिए क्या कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है। क्या आया? यहाँ 1 और यहाँ आया 4। मतलब पहले 1 था यदि, तो फिर अब 4 हो गया। सोचिए 1 था 4 हो गया, कितना गुना है ये? 1 था 4 हो गया तो 4 गुना है, तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी चीज को बोल सकता था कि डबल नहीं हाफ कर दिया जाता है, हाफ।
उसको हाफ कर देता तो यहाँ पर हो जाता है m1/2, यहाँ हो जाता है m2/2। फिर लिखते हैं उसी तरह से, हाँ, m1 m2 बटा r स्क्वायर, जी भी लिखना है तो लिख ही दीजिए, हालांकि वो तो कट जाएगा। फिर यहाँ हो जाता m1/2 m2/2 और दूरी का, ये तो कट जाएगा, जरूरत नहीं है, और जी भी कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बचा, m1 भी काट दीजिए, m2 भी काट दीजिए, यहाँ 1 बचा और यहाँ 1/2 तो ये हो गया 1/4, मतलब यहाँ 1 था तो 1/4 हो गया। तो सोचिए 1 से 1/4 हो गया तो क्या है ये, 1 से 1/4 हो गया तो ये चौथाई हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करेंगे तो कैसे होगा देखिए, डायरेक्ट करेंगे तो ऐसे होगा, हमको देखना है कि m1 m2 बटा r स्क्वायर। जैसे बोला कि मास को डबल किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए डबल का मतलब 2 गुना, यदि 2 गुना इसको और 2 गुना इसको करेंगे तो यहाँ बीच में गुना है ना, तो 2 गुना 2 हो जाएगा, ये 4 गुना। समझ रहे, यदि मास को डबल किया जा रहा है तो डबल माने 2 टाइम्स, तो 2 और यहाँ 2 गुना 2 4 हो जाएगा। यदि हाफ बोला किया तो हाफ और गुना में हाफ, तो हाफ गुना हाफ कितना हो गया 1/4, तो 1/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूरी में यदि बोला तो जैसे मान लिया जाए, बोला कि दूरी डबल कर दिया जाता है, मास में नहीं, केवल बोला दूरी डबल कर दिया जाता है, तो दूरी डबल, तो यहाँ पर देखिए डबल माने 2 टाइम्स और r का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4। लेकिन ध्यान रखिए r कहाँ पे है, नीचे में है ना, तो हमारा 4 ना होके 4 नीचे में लिखना होगा 1/4, तो 1/4 चौथाई हो जाएगा। समझ रहे, r नीचे है इसलिए 4 ना होके 1/4 होगा। तो समझ पाए होंगे, यदि आपको डाउट लगे तो वीडियो को दोबारा प्ले करिए और देखिए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका गुरुत्व बल है और गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या होता है। देखिए, हम अभी तुरंत आपको बताएं कि 2 ऑब्जेक्ट में से यदि एक अर्थ हो जाए, तब ऐसी स्थिति में हम लोग इसको गुरुत्वाकर्षण बल ना कह करके गुरुत्व बल कह देते हैं। दैट मीन्स इन दोनों के बीच जो लग रहा है वो क्या है, गुरुत्व बल है, ग्रेविटी है, ग्रेविटी। अब ध्यान रखिए कि जब भी कोई बल लगेगा तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, एक्सेलरेशन। त्वरण का मतलब होता है वेलोसिटी के बदलने का रेट, किस रेट से बदल रहा है, मतलब 1 सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना बढ़ जा रहा है या वेलोसिटी कितना घट जा रहा है, वही कहलाता है त्वरण, एक्सेलरेशन। और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखाता है। क्यों लिखाता है तो पहले हम बता चुके हैं, आप बीच में देखिएगा तो आपको दिक्कत होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं शुरू देखिए, मोशन देखिए, फिर इसको देखिए। तो त्वरण लिखाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। समझ रहे हैं, चलिए हम यहाँ पे थोड़ा समझा देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड के बाद ये 12 हो गया, 1 सेकंड के बाद ये कितना हो गया 12, फिर 1 सेकंड के बाद ये हो गया 14। तो यहाँ पर देखिए हर सेकंड कितना बढ़ जा रहा है, तो बोलिएगा हर सेकंड बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है, तो यही क्या हो गया इसका त्वरण। यहाँ पर देखिए बढ़ रहा है तो हम प्लस में लिखेंगे, घट भी सकता है, जैसे 10 से 8 हो जाए, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन किस में लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, घट रहा है तो समझ गए इसे। चलिए, कहीं भी फोर्स लगे तो त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि अर्थ तो लगा ही रहा है, सेब को अपनी तरफ खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो ये जो अर्थ का जो ग्रेविटी फोर्स है उसके कारण सेब में क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण। सेब में क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण, एक्सेलरेशन। उसी त्वरण के कारण आप देखते होंगे कि सेब जो है वो नीचे गिरने लगता है। सेब क्या है, नीचे गिरने लगता है। और ये तो आप अच्छी तरह महसूस करते हैं ना कि जब ऊंचाई से किसी ऑब्जेक्ट को गिराया जाता है तो क्या होता है कि स्पीड उसका बढ़ता जाता है। आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तभी तुरंत समझ में आएगा, इंतजार करिए। तो जो स्पीड बढ़ता है, जो चेंज आता है, वही तो त्वरण है। ठीक है, तो इस त्वरण को क्या कहेंगे, जो अर्थ के ग्रेविटी के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसको केवल त्वरण ना कह करके इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी के कारण ये उत्पन्न हुआ है ना।
और हिंदी में कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, कैपिटल जी नहीं, कैपिटल जी अलग है, स्मॉल जी अलग है। ठीक है, चलिए इस जी का जो वैल्यू लिया जाता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभार क्वेश्चन में लिखा जाता है, लिख देता है कि आप 10 यूज करिए तो 10 यूज करेंगे, नहीं कुछ लिखा तो 9.8 ही यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि एकदम ध्यान से सोचिएगा और बताइएगा कि ये अर्थ है हमारा और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंके तो मान लिया जाए ये 35 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मैंने फेंका ऊपर इसे, तो बताइए धीरे धीरे इसका स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ता जाता है या घटता जाता है। अर्थ का जो आकर्षण बल लग रहा है उसके कारण इसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती या घटती। अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो आप गौर किए होंगे कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होते जाता है। किस रेट से, जो गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण ही तो है जिस रेट से चेंज होता है। तो किस रेट से चेंज होता है, मान लिया जाए समझने के लिए यदि हम 10 यूज करते हैं तो 10 के रेट से घटता जाएगा। 35 मीटर पर सेकंड था, 1 सेकंड के बाद हो जाएगा ये 25 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड के बाद हो जाएगा 15, और इसी तरह से घटते 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 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं। और ये चीज आप गौर किए होंगे कि ऊपर जाकर के जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे होता है तो एक क्षण के लिए रुक जाता है, फिर वापस नीचे गिरने लगता है। ऊपर जाते वक्त स्पीड घट रहा है तो ऑब्वियस से नीचे आते वक्त स्पीड बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो जब स्पीड बढ़े तो एक्सेलरेशन को किस में लिखते हैं, प्लस में, और जब स्पीड, अच्छा सॉरी एक्सेलरेशन यहाँ पे घटता है ना तो माइनस लिखेंगे। वेलोसिटी घट जा रही है ना, तो वेलोसिटी घटने से एक्सेलरेशन माइनस लिखेंगे। ठीक, और यहाँ क्या होता है, बढ़ता है, तो एक्सेलरेशन किस में लिखेंगे, प्लस में। ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी घटता है, एक्सेलरेशन माइनस लिखना है, नीचे आते वक्त वेलोसिटी बढ़ता है, एक्सेलरेशन प्लस लिखना है। यदि क्वेश्चन पूछा कि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, तो हम कहेंगे -9.8, और जब नीचे फेंकेगा तो हम कहेंगे +9.8। समझ पाए होंगे इसे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए, मान लिया जाए ये अर्थ है, अर्थ का मास हम ले लेते हैं कैपिटल एम, और एक सेब है, इसका मास ले लेते हैं स्मॉल एम। अब इसको खींच रहा है अर्थ अपनी तरफ, तो ये किस पे डिपेंड करेगा जी, यहाँ पर देखिए हम लोग जान रहे हैं कि एफ जी, इसका मास कैपिटल एम, उसका मास स्मॉल एम, बटा जो दूरी है बीच का, सेंटर से ले लिया जाता है दूरी, आर है यदि, तो ये हो गया। अब बताइए यहां से आप एक और क्या चीज लिख सकते हैं, तो जो न्यूटन है उनका दूसरा गति का नियम, उसके अनुसार F बराबर ma होता है, और यहाँ g लिखा जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ना लिखकर g लिखते हैं। ये न्यूटन का जो गति का नियम है वो दूसरे गति नियम के अनुसार ये F बराबर mg होता है। तो एक और लिख सकते हैं F बराबर mg, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार। अब देखिए F है, तो यदि ये बराबर है मतलब हम इसको बराबर कर सकते हैं, कर दीजिए बराबर, क्या हो जाएगा, बड़ा M इंटू छोटा m बटा आर स्क्वायर, समझ रहे हैं, और बराबर mg। क्योंकि बराबर समझ पाए ना, दोनों तरफ F है तो मतलब ये दोनों बराबर होगा। एक तरफ यदि बराबर है तो दूसरा तरफ बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से स्मॉल एम कट गए, तो ये जी किस पे डिपेंड कर रहा है, ये जी डिपेंड कर रहा है इस बड़े वाले जी पर, जो कि स्थिरांक है, ये कभी बदलता ही नहीं है। ये डिपेंड कर रहा है अर्थ के मास पे। ध्यान रखिए, जब अर्थ पे रहेंगे तो अर्थ का मास लेंगे, और जब मून पर चले जाएंगे तो मून का मास लेंगे। हम बुध ग्रह पे चले जाएंगे तो बुध ग्रह का मास लेंगे। हम जिसकी बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं, तो ये अर्थ का मास है, और ये दूरी लेना है, डिस्टेंस लेना है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि इस जी का वैल्यू नहीं डिपेंड करता है कि सेब का मास कितना है। सेब का मास स्मॉल एम यहाँ है, कहीं दिख रहा है आपको, नहीं। तो जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम गिराएंगे या ऊपर फेंकेंगे, उसका मास अपना कितना है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, वो मायने नहीं रखता है कितना है, कहीं पे नहीं है स्मॉल एम।
ठीक है। तो कोई यदि पूछे कि इस जी का वैल्यू जो 9.8 होगा वो हल्का वस्तु के लिए होगा या भारी वस्तु के लिए होगा, तो हम बोलेंगे उस वस्तु का अपना मास कुछ भी हो, मैटर ही नहीं करता है, सबके लिए 9.8 होगा। यहां से क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है डायरेक्ट, तो इसको ध्यान रखिएगा। सारा चीज एग्जाम में पूछा हुआ है और आगे भी पूछने की संभावना है, और हर एग्जाम में पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी, जेएसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम दें आप। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस कैपिटल जी की बात करें तो ये तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कभी नहीं बदलता, लेकिन यदि वही स्मॉल जी की बात करें तो इसका वैल्यू बदलता है। तो जी का जो वैल्यू है, स्मॉल जी का वैल्यू, वो किस तरह से बदलता है वही हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, मान लिया जाए अर्थ का एक थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। ये हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी के आकार की बात करेंगे तो ये हल्का सा चपटा है, अंडा की तरह। अंडा को ऐसे रख दीजिए पड़ा, तो कुछ ऐसा ही फिगर है हमारे पृथ्वी का, और इसमें कई इमेजिनरी काल्पनिक रेखाएं खिंची हुई है। उसमें से जो बीचों बीच लाइन खींचा हुआ है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा, पृथ्वी के मध्य में है, सो कहे भूमध्य, इंग्लिश में कहेंगे इक्वेटर। इक्वल से बना है, इक्वल से इक्वेट आया है, इक्वेट माने बराबर करना, और वहीं से बना है इक्वेटर। इसको विषुवत भी कहते हैं, विषु माने बराबर होता है, तो जो बीचों बीच है उसको क्या कहे, इक्वेटर। ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पे जो लाइन है 0 डिग्री, 0 डिग्री को ही हम लोग भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। तो 0, 1, 0 के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2.5 डिग्री, 3 डिग्री, काफी लाइनें खींची है। उसमें से एक यहाँ पे 23.5 डिग्री, तो नीचे भी होगा 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री जो ऊपर वाला लाइन है उसको कहते हैं कर्क रेखा, और जो नीचे है उसको कहते हैं मकर रेखा। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहेंगे, और उसको जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे। याद रखने के लिए, कैंसर हो तो ऊपर चले जाते हैं लोग, मर जाते हैं, तो ऊपर वाला जो है वो कैंसर है, नीचे वाला कैप्रिकॉर्न, आपको पता चल जाएगा। चलिए 23.5 डिग्री, उसी तरह 66 डिग्री, और जब यहाँ पे चले आते हैं तो 90 डिग्री, इसी को कहते हैं नॉर्थ पोल। और जब इधर चले आते हैं 90 डिग्री, तब इसी को कहते हैं हम लोग साउथ पोल। तो समझ रहे हैं इसे, ये इक्वेटर है बीचों बीच, इस तरफ आइए तो आपको नॉर्थ पोल मिलेगा, इस तरफ आइए तो आपको साउथ पोल मिलेगा। एक और जानकारी के लिए आपको बता दें, इस नॉर्थ पोल पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी। यहाँ पे बर्फ जमा हुआ है तो पहुंचना मुश्किल है, तो रॉबर्ट पियरी पहली बार पहुंचे थे, और यहाँ पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है एमंडसन। याद रखिएगा, वैसे ज्योग्राफी का चीज है लेकिन बता दिए, ध्यान रखना जी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस जी का वैल्यू कहाँ पे ज्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, ठीक है। देखिए, ये जी क्या है, त्वरण, एक्सेलरेशन। उत्पन्न क्यों होता है, फोर्स लगने के कारण, बल लगने के कारण। तो आप बताइए कि यदि ये बल ज्यादा रहा, ज्यादा बल लगाएंगे तो त्वरण भी तो ज्यादा उत्पन्न होगा। आप बचपन में साइकिल चलाते होंगे तो देखिएगा, जब कस के पेडल लगाते मारते थे, मैंने फोर्स जब ज्यादा लगाते थे तो साइकिल का वेलोसिटी ज्यादा ना बढ़ता था, बोलिएगा हाँ। और जब धीरे धीरे पेडल मारते थे तो जो वेलोसिटी है वो कम चेंज होता था। मतलब क्लियर है कि फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो जी ज्यादा आएगा, और कम लगाएंगे तो कम आएगा, ठीक है। तो जहां ज्यादा होगा वहां जी भी ज्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा, ठीक है। चलिए अब आप बताइएगा कि यहां पर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कहां पे, ये क्या है, इक्वेटर, एक सेब यहां पे रखे, तो बताइए अर्थ इस कंडीशन में ज्यादा फोर्स लगा पाएगा, या इस सेब को यहां पे रखेंगे तो कहां पे ज्यादा फोर्स लगा पाएगा अर्थ, ठीक है। अर्थ कहां पे फोर्स लगा पाएगा, यहाँ पे समझिए, क्योंकि चपटा है ना, तो चपटा होने के कारण ये वाली दूरी तो नजदीक हो जाएगी ना, सामने हो जाएगा ये वाला दूरी, ये दूरी ज्यादा पड़ेगा। तो अब बताइए, यदि यहाँ दूरी ज्यादा पड़ेगा तो फोर्स ज्यादा लगा पाएगा अर्थ या कम लगा पाएगा, सोचिए, आप खुद सोचिए ना, कि आप किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं और बहुत दूर है, 3 किलोमीटर दूर है, काफी दूर है, तो काफी दूर रह करके आप फोर्स ज्यादा लगा पाएंगे क्या, बोलिएगा नहीं सर, कम फोर्स लगा पाएंगे। तो यहाँ दूरी ज्यादा पड़ेगा तो फोर्स कम, और फोर्स कम तो जी भी क्या हो जाएगा, कम। समझ रहे हैं, वही चीज जब इधर बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गए
तो यहाँ तो सामने है, चपटा है तो सामने पड़ेगा, दूरी कम पड़ेगा, और दूरी कम पड़ेगा तो फोर्स यहाँ पे ज्यादा लगा पाएगा अर्थ, और जब फोर्स ज्यादा लगा पाएगा तो जी भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जी ज्यादा कहाँ पे होगा, नॉर्थ पोल पे, कम कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे। पोल पे मैक्सिमम होता है, पोल पे ये जो है वो मैक्सिमम होता है। अब कोई पूछ दे कि नॉर्थ पोल पे मैक्सिमम होगा या साउथ पोल पे मैक्सिमम होगा, एक बार एसएससी के एग्जाम में ये चीज पूछ चुका है, तो ध्यान रखिए साउथ पोल पे मैक्सिमम होगा। क्यों, मान लिया जाए ये दूरी यदि 10 मीटर है, 10 मीटर नहीं है, हम समझने के लिए लिख रहे हैं, तो ये वाली दूरी जो है वो 9 मीटर ही है, मतलब ये और ज्यादा नजदीक है। तो और ज्यादा नजदीक आ जाएंगे तो और ज्यादा फोर्स लग पाएगा, ज्यादा फोर्स लग पाएगा तो जी ज्यादा होगा। तो जी इन दोनों में कहाँ ज्यादा है, तो साउथ पोल पे। वैसे अक्सर केवल पोल देता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल दिया, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। तो इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। और सेम यही कॉन्सेप्ट वेट में भी होता है, भार में भी होता है, ठीक है। हम लोग वेट पे आएंगे अभी। अब देखिए यदि हम नॉर्थ पोल साउथ पोल पे नहीं जाते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, तब क्या होगा जी। यदि एक ही जगह पे रहते हैं, आप कहीं भी रहिए, इक्वेटर पे रहिए, कहीं भी रहिए, जब हम अर्थ के किसी एक ही जगह पे रहेंगे, उसके सरफेस पर रहेंगे, तो जी का कुछ वैल्यू होगा। और यदि अर्थ से थोड़ा बहुत ऊपर जाते हैं तो जी का वैल्यू तो नहीं चेंज होगा, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं, मान लिया जाए 1 किलोमीटर ऊपर चले गए, 2 किलोमीटर ऊपर चले गए, तो जी के वैल्यू में चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। ध्यान रखिएगा यदि ऊपर जाते हैं तब भी जी का वैल्यू कम होगा, और यदि अंदर आते हैं तब भी जी का वैल्यू कम होगा। आप बोलिएगा क्यों होगा। देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट को हम यहां रखें और उसी चीज को यदि 2 किलोमीटर दूर रखें अर्थ से, तो दूरी तो इस कंडीशन में बढ़ जाएगा कि नहीं, तो अर्थ कम फोर्स लगा पाएगा कि नहीं, सोचिए। और जब फोर्स कम लगा पाएगा तो जी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दूरी बढ़ने से कम फोर्स लगा पाता है अर्थ, फिर जी का वैल्यू जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आया। अब बात रहा कि अंदर आने से क्यों कम होगा। देखिए समझिए, इसके लिए आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, इसका सहारा लेना पड़ेगा। यहां पर देखिए ये अर्थ का मास है ना, और ये दूरी है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के नीचे डाल देते हैं, खुदाई करके मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को यहां डाल दिए, तो ध्यान रखिए ऐसे कंडीशन में आपको अर्थ का केवल यही वाला मास लेना पड़ेगा। यहाँ घेरा बनाइए और केवल यही वाला मास लेना पड़ेगा, ये वाला मास नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताइए नजदीक जरूर आ गया सेंटर के, लेकिन मास भी तो बहुत कम हो गया अर्थ का। और होता क्या है कि यदि थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो मास बहुत ज्यादा कम हो जाता है। आप नारियल खरीद कर लाते होंगे इतना बड़ा, और थोड़ा सा छिलका हटाते हैं, देखिए कितना मास कम हो जाता है, एकदम छोटा सा बचता है। तो मतलब हुआ ये कि यदि थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो मास बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और यदि मास कम होगा तो जी कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है ना, दोनों ऊपर है ना, तो मास कम होने से जी कम हो जाएगा। तो यहाँ अर्थ का मास बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ध्यान रखिए ये केवल और केवल इमेजिन करना है, ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन इमेजिन करना है कि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो ये पूरा मास लेना है, और जब किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आए तो केवल यही वाला मास कंसीडर किया जाता है। तो मास के कम हो जाने के कारण जी का वैल्यू जो है वो कम हो जाता है। अब बताइए कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर पे ले जाके रख देंगे, अर्थ के केंद्र पे ले जाके रख देंगे, अर्थ का केंद्र कहाँ पे होगा। यदि सेब का एग्जाम्पल ले, यदि सेब को हम पृथ्वी मान ले, तो सेब का जहां पे बीज है वही अर्थ का सेंटर होगा। तो बताइए जब ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दीजिएगा तो दूरी कितनी हो जाएगी सेंटर और इसके बीच, तो दूरी 0 हो जाएगा, अर्थ का मास भी तो 0 हो जाएगा। तो सब खत्म कर दीजिए। तो एकदम जब दूरी 0 होगा, मास 0 होगा, तो जी भी 0 हो जाएगा। समझ गए इसे। ये चीज पता है ना, हम शुरू से बता रहे हैं कि दूरी आपको कहां से कहां तक लेना है। यदि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो दूरी कौन सी लेनी है, सेंटर से दूरी लेना है, ऊपर ऊपर नहीं लेना। अब एक दो और कंडीशन है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्या है, जैसे अर्थ अभी परिक्रमा कर रहा है सन के चारों तरफ, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस स्पीड से घूम रही है पृथ्वी, यदि बढ़ जाए स्पीड तो क्या होगा। तो ध्यान रखिए यदि बढ़ जाए तो जी का वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा, जी का वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। इसे हम याद कैसे रखेंगे, सोचिए आपको फोर्स लगाना है,
आप अस्थिर हैं तो अस्थिर रह के फोर्स लगा पाएंगे? बोलिएगा हाँ। अब क्या किए कि डांस करना शुरू कर दिए, तो ज्यादा फोर्स तो नहीं लगा पाएंगे ना डांस करते हुए, आपको तो एनर्जी इधर देना पड़ेगा, तो फोर्स ज्यादा कहां से लगा पाएंगे? अब जिस स्पीड से डांस कर रहे थे उससे भी यदि ज्यादा स्पीड से डांस करने लगे तब तो बोलिएगा सर जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा ना वैसे वैसे कम फोर्स लगा पाएंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे इमेजिन करिए कि यार जिस स्पीड से घूम रही है एक तरह से मुझे डांस ही कर रही है, तो वो यदि बढ़ जाएगा तो अर्थ कम फोर्स लगा पाएगा, और कम फोर्स लगा पाएगा तो जी कम हो जाएगा। जी त्वरण फोर्स पे डिपेंड करता है, फोर्स कम लगेगा तो जी कम हो जाएगा। और एक कैलकुलेशन है कि यदि 17 टाइम्स बढ़ जाए इसका स्पीड, कितना 17 टाइम्स, तो जी का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा नहीं एक्चुअल में, लेकिन यदि हुआ तो ऐसा होगा। अब अर्थ का स्पीड सोचिए तो बढ़ाएगा कौन? कोई नहीं बढ़ाएगा, लेकिन हुआ तो ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग समझ गए कि जी का वैल्यू कैसे कैसे चेंज होगा। अभी तक आपको क्या बता दिए हम कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इस ब्रह्मांड की कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे कि हो सकता है ये आप हो और ये हम हो, कहीं भी हो तो हम आपको एक दूसरे अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और हम बोले कि इसी दो में से यदि एक अर्थ हो जाए, एक अर्थ हो जाए और एक हम हो जाए, आप हो जाए, सेव हो जाए, तो यहाँ पे जो फोर्स काम करेगा इसको क्या कहेंगे? ग्रेविटी, गुरुत्व। तो गुरुत्व अलग नहीं है, एक तरह से गुरुत्वाकर्षण बल ही है। एक ऑब्जेक्ट अर्थ होना चाहिए, अर्थ उसको खींचता है, वो ग्रेविटी। ठीक है, ये पढ़े। उसके बाद हम आपको क्या बताए कि इसका क्या महत्व है डे टू डे लाइफ में। फिर हम बताए आपको कैपिटल जी के बारे में, फिर आपको बताया स्मॉल जी के बारे में। या स्मॉल जी फोर्स पे डिपेंड करता है, मतलब फोर्स लगाएंगे तो जी उत्पन्न होता है। ठीक है, फोर्स जब भी लगे तो एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, केवल यही नहीं। और जी का इक्वेशन हम भी लिख कर दिखाए आपको, इस कैपिटल जी के बारे में बताए। और ये सारा चीज आप इसको यदि और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो 2 बार देख लीजिए, क्योंकि फिजिक्स है थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है ही, तो आप इसको 2 बार देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, फिर फ्री फॉल पढ़ेंगे। देखिए, जब न्यूटन का लॉ पढ़ा रहे थे तो समय वहां पर बताए थे कि एक फार्मूला होता है v बराबर u प्लस at, लेकिन जब यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो a को g लिखते हैं ना, एक्सेलरेशन, और g दैट मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। a को यहाँ पर g लिखते हैं तो g लिख दीजिए, यहाँ पर भी आप g लिख दीजिए। ठीक है, देखिए ये फार्मूला यूज कब करते हैं? ये v होता है फाइनल वेलोसिटी, और u होता है कि शुरू में कितना था वेलोसिटी। यदि ये u दे दे, v पूछे, या कुछ भी ये देकर ये पूछे, ये पूछे, तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए, इसमें कोई दूरी का बात नहीं है। दूरी का कॉन्सेप्ट हो तो ये लगाना पड़ेगा, यहाँ s दूरी ही है, डिस्प्लेसमेंट एक तरह से, तो दूरी हो तो ये लगाना पड़ेगा। और यदि v u और दूरी भी देखना है तो आपको ये लगाना पड़ेगा, यहाँ v भी है, u भी है, और दूरी भी है, s दूरी भी है। ठीक है, तो देखते हैं। अब इस तरह से क्वेश्चन है, मान लिया जाए कि अर्थ से किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंका गया, मान लिया जाए 29.4 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से फेंका गया। अब पूछेगा आपसे कि 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। आप वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए और आंसर देखिए कितना होगा। तो सॉल्व करते हैं, देखिए तो 2 सेकंड के बाद कितना होगा, तो v u प्लस जी टी, u मैंने शुरू में कितना था तो 29.4, g का वैल्यू लेना है आपको, कुछ नहीं बोला है तो 9.8 लेंगे। ऊपर फेंका गया है तो क्या होता है, वेलोसिटी घटता है तो माइनस लेना पड़ेगा 9.8। और कितना सेकंड के बाद पूछ रहा है, 2 सेकंड के बाद पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व तो कर लीजिएगा, आप एकदम सॉल्व कर लेंगे। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 दूनी 16, और इतना घटा तो लीजिएगा, घटा लीजिएगा। ठीक है, 2 सेकंड 3 सेकंड कुछ भी पूछे। ठीक है, इसी का उल्टा क्वेश्चन भी हो सकता है कि ये आपका अर्थ है, ऊपर न फेंक कर हम क्या किए, तो ऊंचाई, किसी ऊंचाई से गिराते हैं। मान लिया जाए किसी ऑब्जेक्ट को ऊंचाई से क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं,
तो बोलेगा कि 3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2 सेकंड के बाद क्या हो जाएगी वेलोसिटी। गिरा रहे हैं ना, तो देखिए जब छोड़ेंगे, जस्ट छोड़े उस समय तो 0 मीटर पर सेकंड रहेगा ना, एकदम छोड़े तुरंत, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियल आपको लेना होगा 0, ऊंचाई किसी से छोड़े। जैसे आप सेब का एग्जांपल लेते हैं, तो सेब गिरना शुरू हुआ, तो गिरने से पहले तो वो रुका हुआ था, दैट मीन्स 0 था उसका वेलोसिटी, तो इनिशियल यहाँ पर लेंगे 0। अब लगा दीजिए v बराबर u प्लस जी टी, शुरू में कितना था 0 और g का वैल्यू 9.8, नीचे गिर रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगा, प्लस लेंगे और 3 सेकंड के बाद पूछ रहा है, तो 0 प्लस कितना हो गया 27, 24, 29, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये पीसीएस के एग्जाम में पूछ चुका है, पीसीएस न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। और इस तरह से हो तो हम निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए फ्री फॉल क्या होता है, मुक्त पतन। देखिए फ्री फॉल क्या है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को केवल और केवल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, या कहें अर्थ का जो ग्रेविटी फोर्स है, केवल उसी फोर्स के अधीन गिराते हैं और कोई बाहर से कोई फोर्स ना लगता हो, तो हम उसको कहेंगे फ्री फॉल। जैसे सेब टूट के गिरा तो वो फ्री फॉल है, वहां केवल अर्थ का ग्रेविटी ही काम करता है और कोई धागा लगा के या कुछ और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो सब फ्री फॉल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि जब फ्री फॉल हो, दैट मीन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को गिराएंगे किसी ऊंचाई से गिराएंगे, तो पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। उसको हम लोग देखते हैं कि किस चीज पे डिपेंड करेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये बहुत कॉन्सेप्ट का चीज है। मान लिया जाए कि ये जो ऊंचाई, जिस ऊंचाई से गिराया गया, इसको h लिख दिए, हाइट, कुछ भी होगा, देखते हैं। ध्यान रखिए यहाँ h एक तरह से दूरी है, तो वो वाला हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा, s ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ ये ना लिखकर जी लिखते हैं। चलिए, तो h है कितना, मैंने ये दूरी h लिए है ना, s दूरी होता है, तो यहाँ हाइट की दूरी हुआ। जब छोड़े तो जस्ट जिस समय छोड़े उस समय तो 0 मीटर पर सेकंड था ये, तो इनिशियल u 0 प्लस हाफ, a को यहाँ g लिखते हैं और t स्क्वायर, तो ये h बराबर 0 से गुना होती है 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो 0 प्लस इतना करिएगा तो कोई तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो हाफ gt स्क्वायर। अब देखिए हाफ को इधर लाएंगे तो 2h हो जाएगा और g को इधर लाएंगे तो नीचे चला जाएगा t स्क्वायर। अब केवल t लिखना है तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 2h g इसका रूट बराबर t। तो देखिए ये टाइम किस पे डिपेंड करता है, कितनी ऊंचाई से गिराया गया उस पर डिपेंड करता है, और ये स्मॉल जी से डिपेंड करता है, जिसका वैल्यू हम लोग 9.8 या 10 लेकर के चलते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखिए कि ये टाइम नहीं डिपेंड करता है कि जिस ऑब्जेक्ट को गिराए, मान लीजिए सेब यदि था, तो इस सेब का कितना मास था उस पर डिपेंड ही नहीं करता है। टाइम केवल डिपेंड करता है किस ऊंचाई से गिराया गया और इस जी पे डिपेंड करता है, समझ रहे हैं। टाइम नहीं डिपेंड करता कि सेब का अपना कितना मास है। तो अब यदि कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि ये अर्थ है और यहाँ एक ऑब्जेक्ट 10 kg का और एक ऑब्जेक्ट और था 30 kg का, एक साथ गिराया गया, तो बताइए जब एक साथ गिराएंगे तो अर्थ पे पहुंचने में जो टाइम है कितना लगेगा, एक समान लगेगा या कम अधिक लगेगा। टाइम डिपेंड करता है हाइट पर, क्योंकि एक समान ऊंचाई है, तो मान लीजिए यदि 20 मीटर इसके लिए तो 20 मीटर इसके लिए भी, क्योंकि एक समान ऊंचाई से गिरा है तो हाइट सेम है। और जी का वैल्यू तो भाई 9.8 ही होगा सबके लिए, हल्का हो या भारी हो। तो बताइए जब h भी सेम है, g भी सेम है, तो टाइम का भी वैल्यू तो सेम आएगा। तो जो टाइम इसके लिए लगेगा वही टाइम इसके लिए लगेगा। मैटर नहीं करता है कि कौन हल्का है और कौन भारी है, एक ही साथ गिरेगा, एक समान टाइम लगेगा तो एक ही साथ गिरेगा। और इसमें सब लोग को कंफ्यूजन होता है कि क्यों ऐसा होगा। तो भाई जब हर चीज हम यहाँ मैथमेटिकली देख रहे हैं तो कम से कम इस चीज को तो दिमाग से निकालिए कि क्यों ऐसा होगा। देखिए जो फिजिक्स कहता है वही होगा, यहाँ पे सब चीज तो प्रूफ हो रहा है ना, तो इसलिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम लोग कुछ मान कर चलते हैं, एग्जाम्पशन करके चलते हैं, मान कर चलते हैं
क्या मानकर चलते हैं कि जो हवा है, हवा का जो प्रतिरोध है, हवा रोकता है किसी भी चीज को जब नीचे गिरता है तो रेसिस्ट करता है, तो हवा का प्रतिरोध जो है वो शून्य है, ये मानकर चला जाता है। हवा का प्रतिरोध जो है वो शून्य है, मानकर चला जाता है। ठीक है। हाँ, कभी कभार क्वेश्चन में यदि ये चीज लिख देता है कि वायु की उपस्थिति में गिराया जाता है, यदि ये क्लियरली मेंशन्ड है कि वायु की उपस्थिति में गिराया जाता है, तब वहां पर हम लोग जो हवा का प्रतिरोध है उसको शून्य नहीं मानेंगे, तो उसको भी कंसीडर करेंगे और जवाब देंगे। लेकिन हवा के प्रतिरोध को कंसीडर कब करना है? जब आपसे बोलेगा कि वायु की उपस्थिति में गिराया गया, जब क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ होगा। तो देखिए ऐसी स्थिति में हम क्या जवाब करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या एक साथ गिरेगा? तो नहीं। जैसे देखिए ये एक ऑब्जेक्ट गिरा है जो इतना लंबा चौड़ा था और एक इतना छोटा था। ठीक है। अब बताइए कि जब गिरेगा तो हवा इसको रोकेगा, तो ये जो रोकेगा हवा उधर ढकेलेगा, वो तो इसको तो ज्यादा ढकेलेगा ना, क्योंकि इसका फैलाव ज्यादा है, इसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है। तो चूंकि सरफेस एरिया ज्यादा है तो इसको ज्यादा रोकेगा, ये धीरे धीरे गिरेगा। जिस तरह से पैराशूट में होता है, पैराशूट में क्या होता है, पूरा फैला रहता है, तो अर्थ उसको रोकता है तो धीरे धीरे गिरता है। अब धीरे धीरे गिरेगा तो टाइम लग जाएगा, समझ रहे? और ये यदि छोटा है तो कम रोकेगा, जल्दी गिर जाएगा, ड्राम। ठीक है। तो आप बताइए, ठीक है, कि एक पेज ले लेते हैं मान लिया जाए, और एक गोली ले लेते हैं, कांच का गोली कुछ भी, तो इस पे तो ज्यादा होगा ना, इसका एरिया ज्यादा है तो इसको ज्यादा रोकेगा, तो ये धीरे धीरे गिरेगा, टाइम लगेगा ज्यादा, और ये जल्दी गिर जाएगा क्योंकि इसको कम रोकेगा। ठीक है। लेकिन ऐसा तभी होगा यदि हम वायु का भी प्रतिरोध मतलब कंसीडर करते हैं, वायु जो रोक रहा है तब। ठीक है। चलिए, तो ये जल्दी गिर जाएगा, लेकिन ये सब तभी करना है, ध्यान रखिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि जब लिख देगा वायु की उपस्थिति में गिराया गया। यदि नहीं बोला वायु की उपस्थिति, तब आपको मानकर चलना है हवा का प्रतिरोध 0 मानकर चलना है। ठीक है। चलिए, और इस प्रयोग को सबसे पहले गैलीलियो ने करके दिखाया था। जो गैलीलियो है इटली के महान वैज्ञानिक थे। इटली में ही पिसा की झुकी हुई मीनार है, आप जानते होंगे। तो पिसा की झुकी हुई मीनार के ऊपर से इन्होंने जो है वो एक हल्का एक भारी वस्तु गिराया था, तो एक साथ गिरा था नीचे। इससे पहले लोग समझते थे एक साथ नहीं गिरेगा, लेकिन इन्होंने करके दिखाया कि एक साथ गिरा। ठीक है। तो ये प्रयोग जो है पहले इन्होंने ही किया था। ठीक है। और अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे।